हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एलिमेंट। और आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये गेट के एग्ज़ाम में और CSIR नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है, और जो हमारे ग्रेजुएशन लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें तो इनका डायरेक्ट ही क्वेश्चन और डेरिवेशन पूछ ली जाती है। तो हमारा आज का टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है? ठीक है, देखो छोटे होते बच्चे बहुत एक गेम खेलते हैं। ये छोटे बच्चे ये वाली की शरारत करने से कभी नहीं चूकते। वो क्या करते हैं, एक रबड़ बैंड लेते हैं, रबड़ लेते हैं, ठीक है, और जो चाइनीज़ रबड़ होता है तो उस रबड़ को पकड़ के वो क्या करते हैं, टूटा हुआ रबड़ ले लिया, मतलब तोड़ दिया, वो अब सर्कुलर नहीं रहा, बिल्कुल टूट गया है। तो जब हमने उसको एक तरफ से पकड़ा, एक तरफ से खींचा, तो खींचने के बाद क्या हुआ, वो एकदम से जोर से हमें पीछे हाथ पे टच होता है, जबकि उसकी लेंथ तो इतनी सी होती है पर फिर भी वो हाथ पे बहुत जोर से लगता है। ठीक है, अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है तो मैं समझाती हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, हमने ये कोई सा भी एक बैंड ले लिया जहाँ पे हमने मतलब डोर ले लिया या कुछ ले लिया, और यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बांध दिया। ठीक है, तो यहाँ से इस स्प्रिंग को खींचा गया। तो जब इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में खींचा गया, एक्स डायरेक्शन में, ये इसका ओरिजिन था 0 पे, तो इसको इधर को खींचा गया एक्स डायरेक्शन की तरफ को। तो ये जब बहुत एक्सेस तक, मतलब ये कुछ इधर तक खींचा होगा, यहाँ तक खींचने के बाद जब इसको छोड़ा गया, तो छोड़ने के बाद क्या हुआ, ये कुछ यहाँ तक आ गया होगा, ये कुछ ऐसे हो गया होगा। ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी थी पर ओरिजिनल नहीं रहा, ये बिल्कुल पीछे तक आया होगा। पीछे आने के बाद ये ओरिजिनल अपनी पोजीशन पे गया होगा। तो ये ही होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है हमारा, हम कहते हैं अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या होता है अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर? ठीक है, ये होता है इज अ पार्टिकल इन ऑसिलेशन विथ इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ, ये ऑसिलेशन में रहता है पर कहाँ पे, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ठीक है जी, वो अपनी पोजीशन को कभी नहीं छोड़ता। जैसे कि मैं ले लेती हूँ, ये है वो रबड़ बैंड, एक चाइनीज रबड़। ठीक है, तो इसका ओरिजिन ये रह गया 0, तो इसको इधर को भी और इधर को भी, दोनों साइड को खींचा जाता है। इधर को भी खींचा गया, इसको इधर को भी खींचा गया, x और -x खींचा क्या, पर ये दोबारा से जब इसको यहाँ से फोर्स हटा दी गई, यहाँ से फोर्स को रिमूव कर दिया गया, तो ये ओरिजिनल फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम रहता है अपनी पोजीशन के साथ, यहीं से खिंच रहा है, वापस इसी जगह पे आ रहा है। ये पेन के अंदर जो आपने स्प्रिंग देखा होगा, उस स्प्रिंग को आप चाहे जितना मर्जी प्रेस कर लो या स्ट्रेच कर लो, वो बाद में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही जाता है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। और जो हम आज सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ने वाले हैं ना, ये हम 1 डायमेंशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1 डायमेंशन में इसको पढ़ने वाले हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि हमने वहाँ पे फोर्स लगाई, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या आ गई, -kx। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि फोर्स ऑपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। जिधर को हमने खींचा था उसको, जब हमने वो फोर्स हटाई तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया। मतलब फोर्स तो हमने इधर को लगाया था, पर जैसे ही हमने हाथ इधर से छोड़ दिया तो वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट फोर्स ऑपोजिट टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। इधर को हमने इसको डिस्प्लेस किया था पर वो ऑपोजिट साइड में आया फोर्स हटाने के बाद, और x तक मूव करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्स। तो ये हमने सिंपल बात कर ली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की। तो देखो, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऐसे भी हम देख सकते हैं कि ये ओरिजिन है। ठीक है, और ये कैसा है, कुछ इस तरह का है, ये कुछ इस तरह का है, पैराबोला शेप में है, कि जितना ये इधर को खींचेगा उतना ही ये इधर को भी खींचेगा। ठीक है, यह जितनी फोर्स लगा के मैंने इसको यहाँ तक लेके आई खींच के, तो उतना ही ये उसी टाइम पे इधर तक भी जाएगा, मतलब सेम फोर्स में खींचता है। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे पास एक लॉ आया जो क्या था, हुकी लॉ। तो हुकी ने क्या कहा था, तो हमारा फोर्स आया, क्या आ गया था हमारा फोर्स, -kx। ठीक है, तो फोर्स कब लगाया हमने, जब हमारा वो पार्टिकल एक रेस्ट पोजीशन पे था। ठीक है,
ये स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग एज इट इज पड़ा था। अब मैंने इसको खींचा, इधर को फोर्स लगाया। जब मैंने इसको इधर को फोर्स लगाया एक्स डायरेक्शन में, ये इसका ओरिजिन था 0, एक्स डायरेक्शन में इसको मैंने जब फोर्स लगाया, तो जब मैंने ये फोर्स यहाँ से हटाया, फोर्स हटाने के बाद ये कैसा आया, ये कुछ ऐसा हो गया, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ से भी थोड़ा पीछे तक आया, तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन था। ठीक है, अब देखो इन्होंने कहा कि इसको पोटेंशियल में रहने के लिए एक इसकी एनर्जी थी जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं वी के साथ। वी क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल है, जो उसके अंदर फोर्स है, जो उसके अंदर फोर्स रिस्टोर हो रखी है, फोर्स जो उसके अंदर रिस्टोर हो रखी है। तो जब मैंने इस फोर्स को क्या किया, इस फोर्स से ज़्यादा जब मैंने फोर्स लगाया तो तभी वो ऑसिलेशन में आया। तो यहाँ पे मैंने 0 से लेके x तक लिमिट पुट कर दी, फोर्स की वैल्यू पुट की, क्या थी, -kx dx, और लिमिट लगा दी 0 से x तक। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो मेरी वैल्यू यहाँ पे क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी के लिए 1/2 kx²। तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है ना, ये हमें याद रखनी है। क्या है पोटेंशियल की वैल्यू, इसको पोटेंशियल एनर्जी कितनी है उस स्प्रिंग की जो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहना चाह रहा है। देखो ये हमारा एक डस्टर है, ये ऐसे ही रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक मैं इसको आउटर कोई फोर्स नहीं देती हूँ। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या निकली, हमारी स्प्रिंग की एनर्जी जो है क्या निकली यहाँ पे, पोटेंशियल इक्वल्स टू ½ kx²। तो k क्या है, हमारा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, k क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। तो इसके बाद हुकी का लॉ आया। ठीक है, एक लॉ आया हुकी, तो उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हुकी लॉ, इन्होंने क्या कहा कि ये जो k है ना, k इज डिपेंड ऑन किसके ऊपर, फंडामेंटल विब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कि k की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी विब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्योंकि जब हमने पार्टिकल की बात की तो हमें पता है कि अगर कोई पार्टिकल है तो वो अपना वेव नेचर भी जरूर शो करेगा, और अगर वेव नेचर शो करेगा तो उस वेव की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी जरूर होगी। ठीक है, तो हुकी ने कहा था कि ये जो k की वैल्यू है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस स्प्रिंग के विब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो हमने जब फ्रीक्वेंसी निकाली यहाँ से म्यू, इसकी वैल्यू क्या आई, ये म्यू है, न्यू। ठीक है, 1/2 k अपॉन यहाँ पे ले लिया मैंने m। ठीक है, तो देखो क्या आया है, इसको जब मैंने सॉल्व किया, यहाँ से k की वैल्यू निकाली तो रूट के इधर ही रह गया और बाकी सारा उठ के इधर चला गया एज इट इज। तो क्या आया, μ2, फिर ये रूट m भी इधर आ गया, यहाँ पे पाई भी था। तो अब मैंने क्या किया, के स्क्वायरिंग बोथ साइड तो हमारे पास क्या आंसर आया, k² इक्वल्स टू μ² π² और 2 2 4 मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे आ गया m। तो ये क्या था, ये k की वैल्यू आ गई, क्योंकि k रूट का जब मैंने स्क्वायर किया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एक हमने पोटेंशियल की वैल्यू डिनोट करके रखनी है, एक हमने k की वैल्यू डिनोट करके रखनी है। तो इन्होंने बोला था जो k है, k क्या है, 4 टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, हम बोल सकते हैं कि k क्या आया, फ्रीक्वेंसी से रिलेट होते हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा, और उस पार्टिकल के जो ऑसिलेशन में है उसके पार्टिकल के मास से भी दिखाई दे रहा है रिलेट होता हुआ। ठीक है, तो हमें k की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अब देखो आगे क्या है, आगे वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे चलना है और इसके लिए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए डिराइव कर देना है। तो हमें पहले k की वैल्यू इधर डिनोट कर लेती हूँ क्योंकि ये यूज़ होगी। तो क्या थी k की वैल्यू, 4π² m² ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था, क्वांटम मैकेनिक्स के थर्ड पोस्टुलेट से, फ्रॉम थर्ड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या आया था वहाँ से, हमने देखा था हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है इज इक्वल्स टू एनर्जी के है। ठीक है, क्या देखा था हमने थर्ड पोस्टुलेट में कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एनर्जी के इक्वल था, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या था हमारा, h कैप जो था हमारा, ये क्या था, -h² 8π²
एम, और यहाँ पे मैंने लिया था लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है, डेल स्क्वायर प्लस वी। तो ये था मेरा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब मैंने इसकी वैल्यू एज इट इज़ ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो देखो क्या आया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे, इसके आगे लगा दिया मैंने साई इक्वल्स टू एनर्जी, फिर साई। अब मैं एनर्जी की वैल्यू को उठा के इधर ला सकती हूँ, हाँ जी ज़रूर ला सकते हैं। तो जब हम इसको उठा के इधर लेके आए तो ये क्या बन गया, माइनस ई साई इक्वल्स टू 0। तो अब देखो सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले v की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो v की वैल्यू क्या है, देखो माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर प्लस v की वैल्यू थी पोटेंशियल की हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज की मैंने, यहाँ पे साई लगाया, माइनस ई साई इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो अब मैंने क्या किया, इसको उठा के मैं इधर लेके गई, देखो रीअरेंज करना है इसी को, श्रोडिंगर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है हमें, डेल स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, इसको किया यहाँ पे साई, इसको फिर एनर्जी को मैं इधर लेके चली गई साई। अब ठीक है, मैंने क्या किया, इस साई को यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको भी उठा के मैं इधर ले आई, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी साई आ गया होगा और यहाँ पे भी इसके साथ भी साई आ गया मेरा, ठीक है, यहाँ पे भी साई आ गया प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर साई आ गया इक्वल्स टू एनर्जी के था। अब मैंने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन उठा के इधर ले जाना है। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ। तो क्या हुआ, माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, इसके बाहर मैं साई लिख सकती हूँ, हाँ जी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये जब एज इट इज़ इधर गया तो साई दोनों में कॉमन था, मतलब इसके साथ भी साई था, इसके साथ भी साई था, तो मैंने साई बाहर निकाल दिया। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है डेल स्क्वायर की। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती थी, हमने 1 डायमेंशन के लिए निकालना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखनी है। तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, रुको अभी वैल्यू रखने के लिए रहने देते हैं। अभी क्या करते हैं, ये देखो ये टर्म इस टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये टर्म इधर से इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो क्या होगा, देखो डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर, क्या आया, ई माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर साई, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो क्या आया मेरे पास, डेल स्क्वायर, ये इधर नेगेटिव था, इधर जाके ये पॉजिटिव का हो गया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये नेगेटिव को एज इट इज़ मैं इधर नेगेटिव लेके गई थी क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना, तो मल्टीप्लाई एज इट इज़ गया। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को इधर लेके आ रही हूँ, तो ये क्या बना, ये इक्वल्स टू के इधर था, पूरी इक्वेशन को उठा के इधर लेके आ गए, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई। आप सिंपली खुद भी रीअरेंज कर सकते थे, पर मैंने आपको रीअरेंज करके यहाँ पे दिखा दिया है इक्वेशन को, ठीक है। तो अब तो ये बहुत ही सिंपल होने वाला है, यहाँ से तो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। देखो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, अब मैंने इस इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो प्लस क्या बना, 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अंदर क्या गया, 8 पाई स्क्वायर एम के एक्स स्क्वायर अपॉन 2h स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो गया, साई इक्वल्स टू 0। तो ये 2 के साथ 8 कट गया, 4 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या हुई, थर्ड पोस्टुलेट उठा के कर देना है बस, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपने क्या लिखना है,
ये वाली इक्वेशन लिखनी है और के की वैल्यू साथ में पुट कर दूंगी मैं। अभी इसी टाइम इसी स्टेप में मैं के की वैल्यू भी पुट करने वाली हूँ। तो ये रही हमारी के की वैल्यू, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिखूँगी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस, ठीक है, 4 4 ज़ा 16, फिर ए पाई स्क्वायर यहाँ था, पाई स्क्वायर वहाँ था, पाई 4 हो गया, ठीक है। एम इधर था, एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, म्यू स्क्वायर हो गया, सॉरी यहाँ पे एम था अकेला, ठीक है। एम जब एम के साथ मल्टीप्लाई हुआ एम स्क्वायर हो गया, तो के एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रह गया, सब टर्म हो गई कंप्लीट, ठीक है। एच स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ गया और अब मैं ये टर्म रब करने वाली हूँ यहाँ से, तो ये आ गया इक्वल्स टू 0 के। तो अब बहुत सिंपल है, यहाँ पे देखो क्या करना है, इसको हमने अल्फ़ा लेट कर लेना है, इसको हमने बीटा लेट कर लेना है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू मेरा क्या हुआ यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई, ठीक है। और बीटा क्या हुआ हमारा यहाँ पे, बीटा लेना है मैंने 4 पाई स्क्वायर, ये पाई 4 था, पाई स्क्वायर इक्वेशन का और पाई स्क्वायर के का था, तो पाई 4 हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाई स्क्वायर लेना है, एम फ्रीक्वेंसी अपॉन एच, ठीक है। तो ये मैंने बीटा लेट कर लिया। तो जब मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये इक्वेशन कैसी होगी मेरी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई किसके लिए, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। क्या है ये, इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो अगर आपको एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में ये आ रहा है, तो आपको यहाँ तक ये इक्वेशन करके आनी है, ठीक है। ये तो हो गए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन। अब देखो हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो एनर्जी कैसे निकलनी है, मैं ये साफ़ कर रही हूँ, ये रब कर रही हूँ और अल्फ़ा बीटा को रहने दे रही हूँ। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अल्फ़ा को बीटा के साथ डिवाइड कर लेना ना, क्या कर लेना है, यहाँ पे अल्फ़ा को डिवाइड कर देना है बीटा के साथ, ठीक है। और एक होती है हमारे पास हर्माइट इक्वेशन। क्या होती है, हर्माइट इक्वेशन। इतना लेंथी ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे कोशिश करूँगी इस इक्वेशन पे, इसको आपको अलग से एक वीडियो बना के उस पर डिराइव करना सिखाऊंगी आपको ये इक्वेशन। बट अभी मैं सिंपल रिलेशन दिखा रही हूँ कि अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1, ये हमारा हर्माइट इक्वेशन से आता है। तो देखो अभी क्या हुआ, जब मैंने इस इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा को डिवाइड किया तो क्या आया मेरे पास, अल्फ़ा को बीटा से डिवाइड करने पे एक अल्फ़ा और बीटा ये रहा हर्माइट इक्वेशन से, और एक अल्फ़ा बीटा इसको मैं डिवाइड करके निकालने वाली हूँ। तो क्या आया यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई, बीटा नीचे था ना, ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ रिवर्स होकर ऊपर को हो जाएगी, एच अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम म्यू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो h के साथ एक स्क्वायर कट हो जाएगा, 4 के साथ 8 कट हो गया, पाई के साथ पाई कट हो गया, m के साथ m कट हो गया। तो अल्फ़ा अपॉन बीटा इक्वल्स टू मेरा यहाँ से क्या आया 2e अपॉन एच न्यू, एक ये आ गया। ये कहाँ से आया, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इक्वेशन से अल्फ़ा अपॉन बीटा की वैल्यू ये आई, और हर्माइट इक्वेशन से अल्फ़ा अपॉन बीटा की इक्वेशन ये आई। तो हमने क्या करना है, अभी इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देना है। क्या करना है, हमने इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को इक्वेट कर देना है। तो जब मैं इक्वेट करूँगी तो ये ऐसा हो सकता है, देखो कैसे, 2e अपॉन एच न्यू इक्वल्स टू 2n प्लस 1। तो जब मैंने यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकाली तो एनर्जी की वैल्यू क्या आई मेरे पास n प्लस, ठीक है, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या आया 1 अपॉन 2 h
म्यू। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए एनर्जी ये होती है, हमने पहले भी निकाली थी एनर्जी, ठीक है, 1D बॉक्स के लिए, 2D बॉक्स के लिए, 3D बॉक्स के लिए। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए एनर्जी क्या आ गई हमारे पास, n प्लस हाफ एच म्यू, ठीक है। तो अब हमें n क्या है, n हम यहाँ पे अपना नंबर डाल सकते हैं, कितना, n इक्वल्स टू 0 1 2 3 आप पुट कर सकते हो। तो जब आपने n इक्वल्स टू 0 लिया तो इसको हम बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है, 0 पॉइंट एनर्जी। तो देखो कैसे बना हमारा, ये था मेरा ओरिजिन, यहाँ पे इधर को हमारी एनर्जी की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो थी मैंने इधर लिख देनी है, ये एनर्जी की वैल्यू है। तो देखो क्या आया, जब हमने इसको कुछ इस तरीके से बनाया, ये हमारा पैराबोलर शेप में जाता है ऑसिलेशन। तो जब मैंने पैराबोलर शेप में बनाया इसको, तो ये कैसे देखने को मिलता है हमें, सबसे पहले यहाँ पे n इक्वल्स टू 0 था, जब n इक्वल्स टू 0, जब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या आई, हाफ एच म्यू, मतलब जो मेरी E0 थी, E0 क्या था, हाफ एच म्यू, ठीक है। E1 पुट कर लेते हैं, जब मैंने यहाँ पे 1 किया ये आया 3/2 एच म्यू। जब मैंने E2 मतलब सेकंड एनर्जी स्टेट निकाली तो यहाँ पे 2 था, 4 5/2 एच म्यू आया। ऐसे E3 E4 निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो देखो हमने देखा है यहाँ पे ये बना दिया हमने एनर्जी लेवल, तो ये हो गया 0 पॉइंट एनर्जी E0। तो जब E0 पॉइंट एनर्जी थी तो ये क्या था, हाफ एच म्यू था, हाफ एच म्यू था। और फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी थी यहाँ पे बिल्कुल 0। तो यहाँ पे कैसा नोट देखने को मिलेगा, हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जो हमारा नेक्स्ट एनर्जी लेवल था E1, वो क्या था, 3/2 एच म्यू था। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। तो आपको बताया गया था कि जब इवन नंबर होंगे तो ऊपर से वेव बननी शुरू होती है, और जब ऑड नंबर होते हैं तो नीचे से वेव बननी शुरू होगी। तो ये कैसे बना, जब फ्रीक्वेंसी हमारी 1 थी तो ये कुछ इस तरीके से बना, ठीक है, एक ये और एक ये। अब म्यू इक्वल्स टू 2 लिया, जब मैंने म्यू इक्वल्स टू 2 लिया तो यहाँ पे थर्ड एनर्जी का लेवल आ गया हमारा, वो क्या था 5/2 एच म्यू। अब क्या है, इवन नंबर है हमारा, फ्रीक्वेंसी का इवन नंबर है। तो फ्रीक्वेंसी का जब इवन नंबर है तो ऊपर से ही स्टार्ट होगा, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। आगे क्या लिया हमने, म्यू इक्वल्स टू 3 ले लिया, तो ये 3 फिर से ऑड नंबर आ गया हमारा, तो ये कैसे, ऐसे, ये ऐसे है। और यहाँ पे हमारी कितनी है एनर्जी, 7/2 एच म्यू है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए एनर्जी डायग्राम साथ में आ गया है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक ये वाला क्लियर होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। इसमें आपको एनर्जी की जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि मतलब एन की वैल्यू अगर आप 2 पुट कर रहे हो तो बताओ एनर्जी कैसी आएगी और उसके लिए कैसा वेव हमें देखने को मिलेगा। तो याद रखना है, जब इवन नंबर होता है तो हम ऊपर से स्टार्ट होते हैं, जब ऑड नंबर होता है तो ये जो हम्प बन रहा है ना, तो ये जो नीचे वाला हम्प है ये नीचे से स्टार्ट होगा। ऑड नंबर में नीचे से स्टार्ट होता है, इवन नंबर में ऊपर से स्टार्ट होता है। इसको आपने याद रखना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।